जोहार नमस्कार। बात हो अगर देश में बनने वाले नारों की तो बेहद खूबसूरत और दिलचस्प नारे बनते हैं। वो नारे ऐसे जो मन को गुदगुदाते हैं, लोगों को लुभाते हैं। कहीं भी चौक चौराहे पर आप बात करिए, एक आवाज़ आती है, आएगा तो मोदी ही। देश में जहाँ भी जाइए, भैया मोदी को छोड़ के विकल्प है क्या, एक ही बात सुनाई देती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी जी के प्रशंसक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो भी समर्थक हैं केंद्र सरकार के, वो चाहते हैं कि देश में भाजपा की सरकार बने। अब की बार 400 पार का नारा सफलता की ओर बढ़े। बहुत सारे लोग हैं जो तथाकथित विपक्ष में बैठे हैं, मगर वो भी चाहते हैं कि मोदी ही आना चाहिए, क्योंकि विकल्प नहीं है। क्या करिएगा, जो है इकलौता उसी को बढ़ाना है। इस बात के पीछे जो सबसे मजबूत कारण है वो सिर्फ और सिर्फ एक है, सिर्फ एक कारण, कि जो लोग भी इस चुनावी समर में कूदे हैं या कूदने वाले हैं या पहले से खड़े हैं स्तंभ की तरह, वो सारे के सारे लोग सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही जिताना चाहते हैं। यकीन नहीं हो रहा आपको? आप देखिए कौन सा दल लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी से। कुछ लोग हैं जो इंटरनल डील सेट करके चल रहे हैं। वो जो भाजपा को टक्कर देने वाले हैं उनके खिलाफ में खड़े होते हैं। उदाहरण के तौर पर आ जाइए अपने ही प्रदेश झारखंड में। झारखंड की धरती पर अभी अभी एक ताज़ा अपडेट निकल कर आया है कि झारखंड की राजधानी रांची से महज 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित एक जिला है लोहरदगा। लोहरदगा में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की जो पहली सूची निकली उसमें उम्मीदवार घोषित होते हैं। काफ़ी देर के बाद कांग्रेस पार्टी भी अपना एक उम्मीदवार घोषित करती है, मगर इसी बीच में अचानक से जो भाजपा के सामने लड़ रही कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है, उसके खिलाफ में उसी के साथ सरकार में शामिल जो झारखंड का मुख्य सत्ताधारी दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके विधायक चमरा लिंडा कहते हैं कि मैं भी लड़ूंगा चुनाव। अब जब कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से वहां पर प्रत्याशी घोषित कर दिया है, तो चमरा लिंडा के चुनाव लड़ने के मायने क्या हैं? मायने बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट खड़ा है उसकी जीत सुनिश्चित करना। और ये कोशिश सिर्फ लोहरदगा में नहीं हो रही है, कई स्थानों पर हो रही है। सबसे जो दिलचस्प बात है वो ये है कि इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, मगर जब चुनाव नज़दीक आता है तो उन्हें योग्य प्रत्याशी मिलता ही नहीं है। पता नहीं ऐसे कैसे है। अब देखिए कांग्रेस पार्टी में रांची में कौन थे सबसे ज़्यादा संभावित उम्मीदवार? सुबोधकांत सहाय जी। मगर जैसे ही आचार संहिता लागू हुए एक सप्ताह बीते हैं, अचानक से भारतीय जनता पार्टी के कई बार के सांसद रह चुके राम टहल चौधरी पहुंचते हैं दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय और सुबोधकांत सहाय जी उन्हें ज्वाइन कराते हैं कांग्रेस में। और इसी के साथ में एक नया जोश आ जाता है राजधानी में, विशेष करके राम टहल जी का जो अपना कुनबा है कुर्मी समुदाय, उसके सारे के सारे सक्रिय और कुछ डीएक्टिवेटेड मोड में चल रहे जितने भी नेता हैं, जिस भी स्तर के, चाहे वो मोहल्ला स्तर के हों या राज्य स्तर के हों, सब कहते हैं कि भैया राम टहल को होना चाहिए यहाँ से कांग्रेस का कैंडिडेट। क्यों? भारतीय जनता पार्टी से आए हुए निस्संदेह वो एक राजनीति का बेदाग चेहरा हैं, मगर जो कांग्रेस का झंडा सालों से ढो रहे हैं उसे क्यों नहीं योग्य समझा जाता है? यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक दल के कोई भी रणनीतिकार या लोग, यहाँ तक कि खुद वो समर्पित कार्यकर्ता जिसके पक्ष में हम आवाज़ उठा रहे वो देना चाहेंगे। क्यों ऐसा है कि जमशेदपुर में कांग्रेस से आई गीता कोड़ा हो जाती हैं प्रत्याशी, दुमका में तुरंत में भाजपा से आई सीता सोरेन हो जाती हैं जो घोषित हो चुके हैं प्रत्याशी,
वहाँ पर सुनील सोरेन जी उन्हें हटाकर। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक ही मकसद है कि आज राजनीति में विचारधारा का कोई स्थान नहीं रह गया है। आज राजनीति सिर्फ और सिर्फ सत्ता में पहुंचने का, सत्ता की कुर्सी को हथियाने का एकमात्र लक्ष्य को लेकर चलने वाले लोगों का एक कुनबा हो गया है, जहां न व्यक्तित्व की बात होती है, न विचारधारा की बात होती है तो सिर्फ कुर्सी तक पहुंचने की। जो कुर्सी पर बैठ गया वही सही है, जो कुर्सी पर न बैठ सका उसमें लाखों बुराइयां हैं। अब ऐसे दौर में जनता बेचारी अपने उम्मीदों का आसरा, अपने उम्मीदों की शरण स्थली ढूंढते रहती है। छोटे छोटे से मुद्दे हैं जनता के, रोटी, कपड़ा, मकान और सुरक्षा, इतना ही तो चाहिए। रोटी के लिए रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए तो उसके लिए अवसर चाहिए। कहाँ पे रोजगार मिलेगा भाई? देश अपना कृषि प्रधान है। देश में जो सबसे बड़ा वर्ग है वो मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्गीय दर्जे का वर्ग है। इस वर्ग को रोजगार के अवसर चाहिए, या तो उसे सरकारी नौकरी मिल जाए या फिर उसे मिल जाए निजी क्षेत्र में नौकरी करने का एक अच्छा सुनहरा सुअवसर, मगर यह अवसर उसे नहीं मिल पाता है। जबकि आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए तो जो समाज के सबसे निचले पायदान पर है उसके लिए सरकारें योजनाओं पे योजनाएं बनाते रहती हैं। अनेक योजनाएं हैं, उससे राशन कार्ड होता है, उसके लिए आयुष्मान कार्ड होता है, उससे धोती साड़ी योजना के तहत वस्त्र उपलब्ध कराया जाता है। जो सबसे उच्च स्तर पर बैठे समाज के जो प्रभुत्व संपन्न लोग हैं वो लोग चाह रहे होते हैं कि वो सारी योजना में क्रेडिट लेते रहें, उन्हें श्रेय मिलता रहे कि भाई सबसे बड़े समाज सेवी तो हम हैं, हम इतने लोगों को खाना खिला दिए, इतने लोगों को कपड़ा बांट दिए। मगर साथ ही साथ जो बीच में एक मिडिल क्लास भी है, जो इन दोनों ऊपरी और निचले पायदान के बीच में सबसे बड़ा स्थान लिए हुए है, वो मिडिल क्लास तो लगता है जैसे कि गन्ना है भाई, भर भर के उसमें रस भरा हुआ है। सत्ता में बैठने वाले लोग हों या प्रशासक हों या पुलिस हो या फिर कोई भी अन्य विभिन्न संस्थानों के लोग हो, उन्हें लगता है कि सबसे ज़्यादा पैसा इस मध्यम वर्गीय दर्जे में रहने वाले लोगों के पास है, सबसे ज़्यादा माल चाँप के बैठा हुआ है ये, और सभी लगते हैं उसे निचोड़ने के लिए। टैक्स उसी पे थोपा जाता है। सबसे ज़्यादा अगर कोई जद्दोजहद कर रहा है अपने सम्मान को बचाने के लिए, लोन लेकर के अगर अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, तो मध्यम वर्गीय दर्जा है। और ये मध्यम वर्गीय दर्जा नौकरी मांगता है तो नौकरी के अवसर की कमी है, अगर वो सुरक्षा मांगता है तो पुलिस उसकी सुनती नहीं है। चुनाव एक ऐसा वक्त आता है जब उसे लगता है कि मुझे कुछ अधिकार प्राप्त है संविधान से, उस अधिकार का प्रयोग करूँगा, मेरा महत्व बढ़ गया है। सब मन का भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके सामने सब्ज बागों का एक गुच्छा फेंका जाता है, आप उसे कैच करते हैं, भ्रम में आते हैं, बहकावे में आते हैं, वोट डालते हैं। वोट डालना चाहिए, निस्संदेह डालना चाहिए, मगर वोट डालते समय निस्संदेह एक बार सारे प्रत्याशियों का आकलन करिए। स्वच्छ छवि किसकी है, किसके मन में जनता के प्रति काम करने की भावना है, कौन है जिसका व्यक्तित्व ऐसा जिस पर विश्वास किया जा सकता है। इन सारे बातों का आकलन करते हुए अच्छे और सटीक प्रत्याशी चुनिए और उसे वोट करिए। मगर याद रखिए कि अगर प्रत्याशियों का चुनाव करने में आप धर्म से प्रेरित हो गए, जाति से प्रेरित हो गए, किसी एक व्यक्तित्व से प्रेरित हो गए कि उसे उस कुर्सी पर पहुंचा देना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, तो निस्संदेह आप लोकतंत्र की मूल भावनाओं को अभी तक नहीं समझ पाए हैं। एक बार भारत का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ज़रूर से पढ़िए। संविधान को पढ़ेंगे तो निस्संदेह आप इस देश के लोकतंत्र को समझने में बहुत हद तक कामयाब होंगे। मिलता हूँ फिर मैं कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, युगल किशोर भगत और आनंद चौहान के साथ। मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।